Good afternoon, class. So this topic is from CET Unit 4, Guidance and Counseling. So in this unit, we will revise what is guidance and counseling, what is the need of guidance and counseling in nursing education, and what are the tools, techniques, and tests for conducting counseling. Okay, so first let's understand what is guidance and counseling. So as you know, we all have in everyday life, we all have come across some kind of problem. Okay, that may be related to our occupation, that may be related to our career, that may be related to our profession. Okay, so to solve this problem, we take help from our elders, parents, teachers, friends. Okay, so every person can advise us, can guide us. Okay, but not everyone can counsel us. To counsel us, that person should have special knowledge and attitude to recognize a problem and to help us. Okay, so what is guidance? So guidance is a process of helping people make important choices that affect their lives, such as choosing a preferred lifestyle. ठीक है, जैसे हम स्कूल में थे, हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा एडवाइस करते थे कि आपको ये कैरियर चूज़ करना है. ठीक है, तो मीन्स वो हमें गाइड करते थे. देन आफ्टर स्कूलिंग हमने करियर चूज़ कर लिया है, उसके बाद इन फर्दर लाइफ कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू अवर पर्सनैलिटी, रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन, जैसे डिप्रेशन या कोई भी इससे रिलेटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है. ठीक है, फ्यूचर किसी को भी, तो उसके लिए उससे क्या करना पड़ता है, किसी एक्सपर्ट के पास जाना होता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास. तो साइकोलॉजिस्ट इज़ अ knowledgeable person that can solve this psychological problem. Okay, so this is that person counsel us. So and counseling is also a helping relationship that includes some seeking help. ठीक है, and someone willing to give help who is capable or trained to help in a setting that permits help to be given and received. ओके, यहाँ पे हेल्पिंग रिलेशनशिप भी है, लेकिन यहाँ पे क्या, हम किसी के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं विलिंगली, और वो पर्सन कैपेबल है हमें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. दैट पर्सन इज ट्रेन, स्पेशली ट्रेन फॉर दैट फील्ड इन अ सेटिंग दैट परमिट्स हेल्प टू बी गिवन एंड रिसीव. सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं. सो डिफरेंस देखते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट डिफरेंस इज गाइडेंस इज़ प्रिवेंटिव वेयर काउंसलिंग इज़ क्यूरेटिव. गाइडेंस हमेशा हमें प्रिवेंट करती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, करियर, अपने करियर से रिलेटेड हम एडवाइस लेते हैं अपने पेरेंट्स से, मीन्स अब वो हमें प्रिवेंट कर रहे हैं कि हम किसी रॉन्ग प्रोफेशन को चूज़ ना करें, इसलिए हम गाइडेंस लेते हैं. लेकिन काउंसलिंग में हम क्योर करने के लिए खुद को, ठीक है, जो भी हमें प्रॉब्लम आ गई उसको हम क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं काउंसलिंग. सो सेकेंड डिफरेंस है, गाइडेंस में बी गिवन इन एनी नॉर्मल सेटअप वेयरस काउंसलिंग रिक्वायर्स स्पेशल सेटअप टू कंडक्ट इंटरव्यू. ठीक है, अगर हमें काउंसलिंग चाहिए किसी पर्सन से, तो हमें एक से अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, दैट पर्सन कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अस. थर्ड इज़ गाइडेंस इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन. मेनली रिलेटेड होता है एजुकेशन से रिलेटेड, हमें गाइडेंस हमें एजुकेशन से रिलेटेड ही चाहिए होती है. ठीक है, लेकिन काउंसलिंग हमें हर फील्ड में ज़रूरी है, हर फील्ड में इसकी ज़रूरत होती है. ठीक है, फोर्थ है गाइडेंस. इन गाइडेंस डिसीजन मेकिंग ऑपरेट्स एट इंटेलेक्चुअल लेवल वेयरएज काउंसलिंग ऑपरेट्स एट इमोशनल लेवल. ओके, so the four differences are enough to explain the difference between guidance and counseling. First is guidance is preventive and counseling is curative. Second is guidance may be given in any normal setup, whereas counseling requires a special setup to conduct interview. Third, guidance is an integral part of education and assist in fulfilling its aim, whereas counseling is needed in all the fields. And guidance decision making operates at intellectual level, whereas counseling operates at emotional level. Okay, the next thing is, what are the factors that influence counseling? Okay, so guidance and counseling services एक अच्छी तरीके से चलें, इसके लिए हमारे कुछ थिंग्स हैं जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ला सकती हैं काउंसलिंग में. तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर, कि आपकी काउंसलिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. सेकंड, फिजिकल सेटिंग कैसा होना चाहिए. क्लाइंट्स की क्वालिटीज़ होती हैं कुछ जो अफेक्ट करती हैं काउंसलिंग को. फोर्थ है काउंसलर की क्वालिटीज़. ओके, सो फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि आपको अपनी जो काउंसली है,
ठीक है। काउंसली और काउंसलर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उससे रिलेटेड कंडीशंस, प्रोसीजर्स, जो भी पैरामीटर्स होंगे वो एक्सप्लेन करने हैं कि आपके काउंसलिंग को, आपके काउंसलिंग के स्ट्रक्चर, आपके पैरामीटर्स, मेथड्स काउंसलिंग की क्या है, उसके बारे में आपने पहले ही क्लाइंट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है। आप बाउंड्रीज फिक्स सेटअप करनी है इनिशियल फेज़ में। सेकंड है इसमें फ़िज़िकल सेटिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है। काउंसलिंग कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनली जो होती है जनरली वो एक ऐसी सेटिंग में होती है जहाँ पे प्राइवेसी हो, कॉन्फिडेंशियलिटी हो, क्वाइट एंड कंफर्टेबल हो काउंसलिंग के लिए भी। ठीक है। थर्ड थिंग इसमें है काउंसलर की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक है। सो काउंसलर की क्वालिटीज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं काउंसलिंग के प्रोसेस को। फर्स्ट, उसका पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए और ओपन होना चाहिए काउंसलर को, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, नॉलेजेबल एंड कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव एंड हैविंग क्लैरिटी। ठीक है। ये काउंसलर की क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट की क्वालिटीज़। क्लाइंट क्वालिटीज़ मतलब जो काउंसली है, जो आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है, क्लाइंट की क्वालिटी से मतलब है कि क्लाइंट डिपेंड करता है, वो डिफरेंट कल्चर से हो सकता है। ठीक है। सो इनिशियली आपको अगर क्लाइंट के साथ वर्क करना है तो उससे कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे मे बी इससे ये पता चलता है कि आपको उसको समझाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। फर्स्ट टाइम क्वालिटी है, जैसे कुछ रेडीनेस होती है क्लाइंट में कि वो खुद ही अगर काउंसिल के लिए आपके पास आए हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको ईजी होगा। सेकेंड थिंग है कि रिलक्टेंस मीन्स ये मेनली उन क्लाइंट्स में देखा जाता है जो जिसको किसी थर्ड पर्सन ने रेफ़र किया आपके पास। ठीक है। तो मेनली उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। रेजिस्टेंस, ये वो क्लाइंट्स होते हैं जो मेनली जिनको फोर्सफुली काउंसलिंग में लाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट्स में मोटिवेशन नहीं होता है और उनके इश्यूज़ को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्लाइंट की क्वालिटीज़ होती हैं। देन अब है काउंसलिंग के स्किल्स देखते हैं। सो गुड काउंसलर को मेनली क्या करना होता है, जो क्लाइंट है उसके इमोशंस हैं उन पे कंसंट्रेट करना होता है और एक गुड रिलेशनशिप बनानी होती है क्लाइंट के साथ में। तो फॉर ऑल दीज ही नीड्स गुड काउंसलर स्किल, जैसे एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग, कि वो जो भी आपको बता रहा है अपनी प्रॉब्लम को, आपने उसको उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि जो भी कुछ उसने बोला है उसको आपने रिटर्न करना है। ठीक है। मीन्स कि उसके वर्डिंग को आपने रिपीट करना है। थर्ड है क्वेश्चनिंग, फिर है पैराफ्रेजिंग, देन उसके बाद है इंटरप्रिटेशन, रिपीटिंग, समराइजिंग, कन्फ्रंटेशन, रिस्पेक्टिंग, स्ट्रक्चरिंग और प्रायोरिटाइजिंग। ठीक है। सो फर्स्ट स्किल मैंने आपको बताया एक्टिव लिसनिंग। ठीक है। सो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको बता रहा है उसको आपने रिसीव करना है एक्टिवली। कैसे, जैसे आप उसको बोल सकते हो, यस आई फॉलो व्हाट यू टोल्ड मी, ओके आई एग्री। सो ये कुछ स्किल्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। सेकेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग में मतलब मीन्स होता है कि रीस्टेटमेंट। इससे पता चलता है कि अगर आप उसके जो उसने स्टेटमेंट बोला उसको रिपीट कर रहे हो, ठीक है, उससे पता चलता है कि हाँ आप उसकी प्रॉब्लम को लिसन कर रहे हो। ठीक है। सो थर्ड चीज़ है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग में भी आपने इसमें आप क्वेश्चंस पुटअप करते हैं क्लाइंट से, जैसे में भी ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में उसको आप येस और नो में आंसर करने के लिए बोलते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप उसको बोलते हैं कि आपने एक डिटेल्ड आंसर चाहिए उससे अगर। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्किल है पैराफ्रेजिंग। सो पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वो अगर आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो आपको उसके वो मे बी वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो मीन्स आपने उसको सिंपली डिफरेंट वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है, जिससे कि सो दैट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर हिम। ठीक है। पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन सेम है, जैसे मैंने आपको भी पैराफ्रेजिंग बताया कि क्लैरिफाई करना है उसके स्टेटमेंट को और एक्सप्रेशन को, जो मेन जो कुछ चीज़ें वो नहीं बता पा रहे लेकिन उसके एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा है तो उसको क्लैरिफाई करना है। फिर है रिपीटिंग, फिर है समराइजिंग, फिर है कन्फ्रंटेशन,
रिस्पेक्टिंग, स्ट्रक्चरिंग और प्रायोरिटाइजिंग, सेम है जिस स्टार्टिंग में हो गया था ये। देन इसके बाद आते हैं टूल्स ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग के डिफरेंट टूल्स होते हैं जो काउंसलर को हेल्प करते हैं कि वो एक अपने प्रोग्राम को ईजिली कंडक्ट कराएं। ठीक है, फर्स्ट है एम्पैथी, एम्पैथेटिक होना चाहिए काउंसल, एम्पैथी यहाँ पे शो करनी है। लीडिंग, रिस्पॉन्डिंग स्टाइल, सेल्फ डिस्क्लोजर, इमीडिएसी, ह्यूमर एंड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मीन्स फेस करना है। ठीक है, सो फर्स्ट टूल इज एम्पैथी। सो एम्पैथी मीन्स अगर आप क्लाइंट के साथ में एक रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास एक आपका नेचर एम्पैथेटिक होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि आपने क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम आपको वो शेयर कर रहा है उसके वर्ल्ड में एंटर करके एक तरीके से उसके वर्ल्ड में एंटर करके उसके एक्सपीरियंस को फील करना है। ठीक है, वो कैसे कर सकता है कोई भी काउंसलर? उसके पास कुछ दो स्किल होनी चाहिए। फर्स्ट, उसका परसेप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, कि जो उसकी इमोशनली वो चीज़ें जो दिख रही हैं, ठीक है, उसको फील करना है। सेकेंड थिंग कि वो जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको ईजीली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सेकेंड इसमें टूल है लीडिंग का। सो लीडिंग का मीन्स कि कुछ यहाँ पे ये है कि देयर आर सेवरल वेज टू लीड द क्लाइंट फॉरवर्ड इन अ सेशन, कि आपने अपने क्लाइंट को सेशन में कैसे आगे तक लेके जाना है कि उसकी प्रॉब्लम आगे तक जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे यू आर वर्किंग ऑन द क्लाइंट इशू। ठीक है, नॉट विद योर इशू। सो व्हाट यू थिंक द क्लाइंट शुड बी वर्किंग ऑन। आपकी काउंसलिंग आगे तक कैसे चलेगी आपके क्लाइंट के साथ में? अगर वहाँ पे अगर आपके सेशन के टाइमिंग में साइलेंस हो, एक्सेप्टेंस हो, पैराफ्रेजिंग हो, तो मीन्स कि काउंसलिंग लीड करेगी आगे तक। थर्ड है रिस्पॉन्डिंग स्टाइल। सो रिस्पॉन्डिंग स्टाइल मीन्स कि काउंसलिंग जो होती है वो मेनली क्या होती है, जस्ट फोकस करते हैं कि हम क्लाइंट्स की फीलिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो हाउ वन रिस्पॉन्ड्स एंड कम्युनिकेट्स विद अदर्स विल इफेक्ट हाउ द काउंसलर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट। ठीक है, तो मेनली अगर आप उसकी फीलिंग्स पे फोकस कर रहे हो, उसके एक्शंस पे, बिहेवियर पे और उसके थॉट्स पे, तो मेनली तब उससे क्या होगा, क्लाइंट आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। फोर्थ थिंग है यहाँ पे सेल्फ डिस्क्लोजर। सो सेल्फ डिस्क्लोजर का मीन्स होता है कि आपने को खुद को कैसे अवेलेबल कर रहे हैं पेशेंट के लिए, कि आप किस तरीके से ओपन आपसे पेशेंट हो जा रहा है या क्लाइंट। ठीक है, कैसे उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप रिवील करा रहे हो। सो ये है सेल्फ डिस्क्लोजर्स। थर्ड है इमीडिएसी। ठीक है, सो इमीडिएसी मीन्स होता है कि कैसे आप उसके लिए अवेलेबल, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहना है क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, ह्यूमर एंड कन्फ्रंटेशन मीन्स कि समटाइम्स क्या होता है कि काउंसलिंग में कुछ थॉट्स क्लाइंट्स जो आपसे बोल रहा है और आपके अकॉर्डिंग जो है वो मैच नहीं होते, तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है दोनों साइड से। तो मीन्स ऐसे सिचुएशन को भी आपने कन्फ्रंट करना है, मीन्स फेस करना है। ठीक है, सो ये कॉमन टूल्स हैं, एम्पैथी, लीडिंग होना चाहिए, रिस्पॉन्डिंग स्टाइल है, सेल्फ डिस्क्लोजर, इमीडिएसी, ह्यूमर एंड कन्फ्रंटेशन। देन थर्ड, अब इसके बाद है अप्रोचेस टू काउंसलिंग। काउंसलिंग के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। जैसे फर्स्ट होती है डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, जिसमें एक डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, एक्लेक्टिव काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग। सो फर्स्ट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग। सो डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें क्या होता है, काउंसलर कुछ टेक्निक्स का यूज़ करता है अपनी क्लाइंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड जो काउंसलर डायरेक्टली क्लाइंट्स पे अप्लाई करता है, लेकिन उसको फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, विलिंगली क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में काउंसलर के पास आता है और काउंसलर उसको कुछ सॉल्यूशंस देता है। एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट इज़ गाइडेड टू यूज़ हिज ओन इनर रिसोर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मीन्स मे बी उसके कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइफ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, तो आप उसको कुछ एडवाइस करते हो। ठीक है, आप मे बी उसको बोल सकते हो, जैसे उसको कुछ एडवाइस कर सकते हो, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए, रिलैक्स और मेडिटेशन के लिए उसको एडवाइस कर सकते हो आप। ठीक है, उसके इनर रिसोर्सेज से ही आप उसको ट्रीट कर रहे हो। थर्ड है एक्लेक्टिक काउंसलिंग। सो एक्लेक्टिक काउंसलिंग मीन्स कि ये भी एक तरीके से हम इसमें एक्लेक्टिज्म मीन्स होता है सिलेक्शन करना है, देन उसके बाद फिर हम कुछ और अदर मेथड से उस पे अप्लाई कर रहे हैं
ठीक है, क्योंकि मेनली क्या होता है कि जैसे दिस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ऑल इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर एंड देयर प्रॉब्लम ऑल्सो डिफर, सो नो सिंगल अप्रोच कैन बी अप्लाई टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं इसमें कुछ सेलेक्ट करते हैं कुछ मेथड्स का, देन हम फिर कॉम्बाइन करके 2-3 मेथड्स को फिर अप्लाई करते हैं। एंड ग्रुप काउंसलिंग भी एक टेक्निक है जहाँ पे एक ग्रुप में पर्सनस को हम अगर काउंसलिंग देनी है तो जैसे ग्रुप इंटरेक्शन मेथड्स उनको हमें सिखानी है तो हम तब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 4 अप्रोचेज फॉर काउंसलिंग: डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, एक्लेक्टिक एंड ग्रुप काउंसलिंग। देन नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग। स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग अभी पढ़ेंगे, इससे पहले देखते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के स्किल्स तो हो गए हैं, टूल्स हो गए हैं, देन इसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई काउंसलिंग को अगर वो कर रहा है तो उसके पर वो कुछ टेस्ट अप्लाई करता है अपने काउंसलिंग पे। ठीक है, तो ये 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड जिसको साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मेनली एक साइकोलॉजिस्ट ही इसको कंडक्ट करता है, तो उसमें आता है पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, इंटरेस्ट इन्वेंट्री एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ये बेसिकली ये आप साइकेट्रिक में ये टेस्ट पढ़ोगे, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अगर किसी को पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर क्या है डिसऑर्डर्स हैं, बिहेवियर से रिलेटेड है, मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो सबके लिए डिफरेंट टेस्ट अप्लाई होते हैं। इसके बाद है ये तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है कि जस्ट इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स मिली स्कूल कॉलेजेस में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है जिसमें उनके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, उनके एड्रेस डिटेल सब कुछ होता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पूरे इंडिविजुअल के बारे में हमें पूरा वो इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हो जाती है। ठीक है, पूरे एक ईयर की चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल्स, सोशियोमेट्री, ऑटोबायोग्राफी एंड डायरी, ये सारे टेस्ट होते हैं जो एक काउंसलर यूज़ करता है। ठीक है, फॉर अगर किसी पेशेंट को उसे काउंसिल करना है तो। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमें इसके लिए कोई स्पेशल सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे इन स्टैंडर्डाइज मैंने आपको बताया, स्टैंडर्डाइज के लिए क्या होता है कि ये सारे कंसिस्टेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जिससे कि आप सबके लिए आपको अगर लेना है तो आप एक क्वेश्चन पेपर सेट करोगे। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट उसमें टाइम सेट करोगे। ठीक है, और उसको टाइमिंग दोगे कि आपने इतने टाइमिंग में कंप्लीट करना है। लेकिन नॉन टेस्टिंग या नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसका ड्यूरेशन डिफरेंट फिक्स नहीं होता है। जैसे इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के थ्रू उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जस्ट ऑब्जर्व करके, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है, जैसे इंसिडेंट रिपोर्ट्स होते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में, किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड कभी अगर उसने कोई इंसिडेंट रेस किया है तो उसका एक रजिस्टर में उसके पूरे इंसिडेंट को नोट करके, ठीक है, हाँ, रख लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर वो करता है तो जिससे हमें पता चले कि हाँ इसका प्रीवियस ही रिकॉर्ड है। तो ये कॉमन टेस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स टेस्ट हैं फॉर काउंसलिंग के लिए। देन इसके बाद हम देखते हैं स्टेजेस क्या हैं काउंसलिंग के। सो बेसिकली 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में हम एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में असेसमेंट करते हैं, थर्ड स्टेज में गोल सेट करते हैं, फोर्थ स्टेज में इंटरवेंशंस देते हैं, फिफ्थ स्टेज में टर्मिनेशन एंड फॉलोअप आता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। सो एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके नेम को हमें रिमेंबर करना है, ऑलवेज पेशेंट को उसके नेम से एड्रेस करना है, और फिज़िकल कंफर्ट पेशेंट को देना है। ठीक है, और सेकंड उससे हम क्वेश्चनिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्लोज भी। जैसे ओपन में हम पूछेंगे जैसे टेल मी हाउ दिस इज़ वर्किंग फॉर यू, एंड क्लोज में जैसे उसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं, जैसे टेल मी अबाउट दिस, यस और नो में। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेज इज असेसमेंट। तो असेसमेंट में हम असेसमेंट में क्वेश्चनिंग हमने कर लिया। थर्ड में हम गोल्स को सेट करते हैं। ठीक है, सो गोल सेट करने का मीन्स कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन देना है अपने पेशेंट को, क्लाइंट को। ठीक है, तो इससे जिससे उसको हेल्प मिले कि हाँ उसको पता चले कि हम क्या रहे हैं उसके लिए, गोल सेट करके। फोर्थ आता है इंटरवेंशन। सो आफ्टर जब हमने गोल सेट कर लिया उसके बाद हम इंटरवेंशंस देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कुछ
टेस्ट मैंने आपको बताया वो अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट में, ठीक है, जैसे वो स्टैंडर्डाइज्ड है, नॉन स्टैंडर्डाइज बताए। देन उसके बाद में फिर लास्ट इसमें आता है फॉलोअप फेज। तो फॉलोअप फेज मीन्स यहाँ पे एंड होता है काउंसलिंग का, जिसमें हम उसको फॉलोअप के लिए बोलते हैं। तो जब काउंसलिंग को कब एंड करना है, तो काउंसलिंग तब एंड करते हैं जब हमें लगता है कि क्लाइंट्स में वो चेंजेस उसके बिहेवियर में आ गए हैं, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में इजीली अब कोप अप कर सकता है और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को फंक्शन को प्लान कर सकता है, उसके पास सोशल सपोर्ट है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं, मीन्स टर्मिनेट करते हैं अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को, और उसके बाद उसे फॉलोअप के लिए एडवाइस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब देखते हैं कि अब नर्सिंग एजुकेशन में क्या नीड है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, ठीक है। सो नर्सिंग एजुकेशन में आपको पता है कि ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने अंदर वो क्वालिटीज़ को डेवलप करें जो एक नर्सिंग प्रैक्टिस में रिक्वायर होती हैं, ठीक है। अगर काउंसलिंग सर्विसेज होंगी नर्सिंग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी कि वो अपने क्लिनिकल इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएं, ठीक है। थर्ड, वो हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो टच में रहें अपने लेटेस्ट ट्रेंड्स से रिलेटेड, वो अपने ये हेल्प करता है उनको कि टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एंड इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग देयर लीडरशिप क्वालिटीज़। ये बेसिकली ये नीड्स हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग की नर्सिंग एजुकेशन में क्या नीड है। देन इसके बाद है कि इश्यूज़ क्या हैं, इश्यूज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग सर्विसेज इन नर्सिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखो, फर्स्ट चीज़ की क्या होता है कि हमारे पास क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट काउंसलर्स नहीं होते हैं। सेकेंड, लैक ऑफ अवेयरनेस है। थर्ड इज़ वो काउंसलिंग इन्वायरमेंट नहीं है, लैक ऑफ काउंसलिंग ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। पुअर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है फॉर काउंसलिंग सर्विसेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव फॉर काउंसलिंग सर्विसेज, and poor counselor and counselee ratio, lack of funds for counseling services, and some ethical and moral issues हैं। so ये सारे issues हैं जिसकी वजह से काउंसलिंग नहीं होती है नर्सिंग कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ठीक है। सो बेसिकली ये जैसे रिवीजन सेशन था जिसमें हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का रिवाइज क्या है उसके टूल्स क्या हैं। सो उसके टूल्स मैंने आपको ये फैक्टर्स थे, जैसे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, काउंसलर का फिज़िकल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, क्लाइंट क्वालिटीज़, काउंसलर क्वालिटीज़, काउंसलिंग की स्किल्स हैं, एक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स, क्वेश्चंस, पैराफ्रेजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, रिपीटिंग, समराइजिंग, कन्फ्रंटेशन, रिस्पेक्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग और प्रायोरिटाइजेशन। टूल्स से काउंसलिंग के एम्पैथी, लीडिंग, रिस्पॉन्डिंग स्टाइल, सेल्फ डिस्क्लोजर, इमीडिएसी, ह्यूमर, कन्फ्रंटेशन। देन अप्रोचेस हमने देखे, देन टेस्ट हमने देखे। यहाँ पे 2 टाइप के टेस्ट थे, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एंड इन स्टैंडर्डाइज्ड देयर आर पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एन इंटेलिजेंस टेस्ट, इन एन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री, ऑटोबायोग्राफी। एंड नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट में इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग, फर्स्ट स्टेज इज स्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, सेकेंड स्टेज इज असेसमेंट, जिस असेसमेंट मीन्स क्वेश्चनिंग करना है, सेटिंग गोल्स, देन इंटरवेंशन, देन फॉलोअप्स। थैंक यू।